नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 29 अगस्त 2022 के डेली न्यूज एनालिसिस और एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। अलग अलग सोर्सेस से इस एनालिसिस को रेफर करेंगे। एडिटोरियल्स में काफ़ी अच्छे आर्टिकल्स हैं, आज लगभग 5 आर्टिकल्स हैं, तो मंडे के रिस्पेक्ट में इसके बारे में बात करूंगा। एडिटोरियल में हम लोग कौन कौन सी बात करने वाले हैं, तो एनवी रमन्ना जी से रिलेटेड एक आर्टिकल है, इसको देखेंगे। जापान में जेंडर पैरिटी के रिस्पेक्ट में एक आर्टिकल है, इसको देखेंगे। एनडीटीवी हॉस्टाइल टेक ओवर को लेकर मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ, यहाँ पे कवर नहीं कर रहा हूँ। पिन कोड का क्या रेलेवेंस है पिछले 50 सालों में देश की आज़ादी के बाद, इसको यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। फ्रीबी के इश्यूज को लेके एक पर्टिकुलर आर्टिकल है और ट्विटर के रिस्पेक्ट में लेके यहाँ पे एक आर्टिकल है। तो इतने आर्टिकल्स के बाद हम लोग यहाँ पे डिटेल में बातचीत करने वाले हैं। रही बात करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि ताइवान स्ट्रेट में जो मिलिटराइजेशन कर रहा है चाइना, इसको लेके इंडिया ने पहली बार ओपनली कोई स्टेटमेंट दिया है। तो ये क्या स्टेटमेंट है, इसको देखेंगे। महागठबंधन सरकार ऑफ बिहार ने बोला है कि सीबीआई को जो जनरल कंसेंट दी गई है केंद्र की सरकार के एम्प्लॉयज के अगेंस्ट केस चलाने के लिए, इसको विड्रॉ कर लो। इस कंटेक्स्ट में वीडियो में ऑलरेडी अलग से बना चुका हूं, अभी जल्दी अपलोड कर दूंगा। वीडियो बन चुकी है, अपलोडेड मिल जाएगी आपको। सेल्फ रिलायंस को बढ़ाने के लिए राजनाथ सिंह साहब, जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब है, उन्होंने तीसरी पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट पीआईएल रिलीज की, इसके बारे में बात करेंगे। नासा मून रॉकेट के रिस्पेक्ट में क्या डेवलपमेंट चल रही है, इसके बारे में बात करेंगे। जो नासा मून लॉन्च होने वाला था वो अभी भी होगा। जहां पे रॉकेट बन रहा था वहां पे कुछ लाइटनिंग स्ट्राइक्स हुई थी, उसके बावजूद भी लॉन्च नासा करेगा। क्या अपडेट है, इसको देखेंगे। और वियतनाम के इन्वॉय ने बोला है कि इंडिया चाइना दोनों ही वियतनाम के पार्टनर्स हैं, तो वियतनाम किसी की प्रति साइड नहीं लेगा, ना इंडिया के प्रति ना चाइना के प्रति। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे वियतनामीज इन्वॉय, इसको देखेंगे। तो इतनी न्यूज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। वर्ड ऑफ द डे देख लेते हैं, फ्लॉन्ट। फ्लॉन्ट मतलब टू शो समथिंग दैट यू आर प्राइड ऑफ सो दैट अदर पीपल विल एडमायर इट। मतलब किसी चीज को फ्लॉन्ट करना, दिखावा करना। मतलब आपके पास, आपको ऐसा लगता है कि कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज है जो दूसरों से अलग है और आप इसको दूसरों के सामने फ्लॉन्ट करते घूम रहे हो। किसी बात पर इतराना ताकि दूसरे लोग भी तारीफ करें, इसको आप बोलते हो फ्लॉन्ट। चलिए पहली न्यूज। इन अ फर्स्ट इंडिया रिफर्स टू मिलिटराइजेशन ऑफ ताइवान स्ट्रेट बाय चाइना, जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के रिस्पेक्ट में न्यूज है। देखिए, पहली बार नई दिल्ली ने ऐसा कोई स्टेटमेंट दिया है जहां पे सीधे सीधे मिलिटराइजेशन ऑफ ताइवान स्ट्रेट की बात कर रहा है इंडिया। इससे पहले भी इंडिया ने स्टेटमेंट्स दिए हैं, जैसे कि जब नैन्सी पेलोसी की विजिट के ऊपर भयंकर मिलिट्री डील्स कंडक्ट की चाइना ने, तो इंडिया ने बोला कि जो रिसर्च डेवलपमेंट्स हैं हम इसके ऊपर कंसर्न है और हम रीस्ट्रेंट की अवॉइड करने की बात करते हैं, यूनिलैटरल एक्शंस को अवॉइड करने की बात करते हैं। स्टेटस को मत बदलिए, एस्केलेशन मत करिए, डी एस्केलेशन करिए, टेंशंस का पीस स्टेबिलिटी मेंटेन रखिए। इस प्रकार का स्टेटमेंट इंडिया ने दिया था। इस स्टेटमेंट को भी काफी हद तक एंटी चाइना बोला गया था, बट बहुत बैलेंस्ड और एटिकेट वाला स्टेटमेंट है ये। अब इंडिया ने साफ साफ बोला है ताइवान स्ट्रेट का मिलिटराइजेशन सही नहीं है और हम इस बात पे चिंतित हैं। अब बेसिकली देखिए क्या है, चाइना को लेके इंडिया जल्दी ओपन स्टेटमेंट्स देता नहीं, बट रिसेंटली कुछ ऐसे एक्टिविटीज हुई जिसके चलते इंडिया को अपना मुंह खोलना पड़ रहा है, स्टेटमेंट देना पड़ रहा है। ओवरऑल ताइवान स्टेट के मिलिटराइजेशन को लेके इंडिया ने स्टेटमेंट दिया है और इंडिया ने यहां पे वन चाइना प्रिंसिपल को अफर्म नहीं किया है। इससे एक बड़ा ही स्ट्रांग मैसेज जाता है चाइना की तरफ। अभी ये सारा का सारा जब बवाल हो रहा है ना, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि श्रीलंका के अंदर जो चाइनीज एम्बेसडर है, की गुंगजाऊ कुछ ऐसा नाम है उसका, उसने फालतू कमेंट करने शुरू कर दिए इंडिया के ऊपर इनडायरेक्ट तरीके से। तो उसके रिस्पांस में जो इंडियन हाई कमिश्नर है श्रीलंका में, उन्होंने पलट के स्टेटमेंट दिया कि भाई बेसिक डिप्लोमेटिक एटीट्यूड भूल चुके हैं चाइना वाले, शायद ये अपना नेशनल एग्रेसिव एटीट्यूड दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय एम्बेसडर ने बोला वायलेशन ऑफ बेसिक डिप्लोमेटिक एटीट्यूड, सेइंग दे मे बी अ पर्सनल ट्रेट और रिफ्लेक्टिंग अ लार्जर नेशनल एटीट्यूड। अब यहां पे ओवरऑल थोड़ा ओपन हुआ है इंडिया। ये भारत सरकार नहीं बोली, याद रखिए। हालांकि जो हमारे एम्बेसडर कोई भी स्टेटमेंट बोल रहे हैं तो उसको भारत सरकार का ही स्टेटमेंट समझा जाता है, बट ठीक है, एक तरीका है। श्रीलंका के अंदर श्रीलंका के चाइना के एम्बेसडर ने कुछ स्टेटमेंट दिए और इंडियन एम्बेसडर ने यहां पे जवाब दिए। वो जवाब क्या थे रिस्पेक्ट में अलग अलग वीडियो मैंने बना रखी है, बट ओवरऑल अगर आप देखो तो इंडिया ओपनली यहां पे ताइवान स्ट्रेट के मिलिटराइजेशन की बात कर रहा है, कि ऐसे समय पे जिस समय पे यूएस और जापान जैसी कंट्रीज इस बात को रीइटरेट कर रही हैं कि इंडिया मिलिटरली चाइना को चैलेंज कर सकता है आगे आने वाले समय में ताइवान क्राइसिस में। इनडायरेक्टली चैलेंज करेगा, इंडिया के डर से ताइवान के ऊपर कभी भी चाइना अटैक नहीं करेगा। तो इस कंटेक्स्ट में अगर आप देखो तो इंडियन स्टेटमेंट को काफ़ी यहाँ पे बोल्ड बोला जाएगा और ओवरऑल चाइना को इस सबक मिलेगा कि तुम बकवास करते रहोगे तो दूसरा सामने वाला सुनने वाला नहीं है, हम भी पलट के यहाँ पे जवाब
दे सकते हैं। हालांकि इंडिया का जो स्टेटमेंट है वो बहुत दबा हुआ है, बहुत ओपन स्टेटमेंट नहीं। चाइना वाले क्या कि बिंदास बिल्कुल बिना डरे पागल कुत्ते टाइप भौंकते हैं, इंडिया थोड़ा समझदार तरीके से एकदम बड़ी ग्रेसफुल तरीके से स्टेटमेंट देता है। अब ये ग्रेसफुल वाले स्टेटमेंट चाइना के ऊपर कितना इम्पैक्ट डालेंगे वो अपने आप में एक अलग चीज़ है। इस महीने में फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ G7 कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके ने भी चाइना की मिलिट्री एक्टिविटी के ऊपर कमेंट किया है ताइवान स्ट्रेट के अंदर। उन्होंने बोला है कि जो चाइना थ्रेटनिंग एक्शंस ले रहा है और ताइवान स्ट्रेट में जो कुछ भी कर रहा है इसको किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। ठीक है भाई, ओवरऑल चाइना ने यह भी बोला कि देखिए हम ये जो यूनिलैटरल एक्शंस कर रहे हैं ताइवान स्ट्रेट के अंदर, जो इतना एग्रेशन दिखा रहे हैं वो जस्टिफाइड है। जब तुमने हमारी बातों पे कंसीडर नहीं किया तो हम तो कैसे कंसीडर करें। और ये जो पर्टिकुलर चाइनीज एम्बेसडर था श्रीलंका में, इसने तो ये और बोल दिया कि भैया दो चीजें अलग अलग है और साफ साफ है। मतलब ताइवान सिचुएशन में जो हो रहा है और युआन वांग 5 के साथ जो हो रहा है, ये दोनों जुड़ा हुआ है। मतलब ताइवान कहाँ अलग है और युआन वांग 5 के अगेंस्ट इंडिया ने क्या पोजीशन दिखाया था, तो ये दो चीजें बिल्कुल अलग अलग है। लेकिन चाइनीज एम्बेसडर ने बोला कि दोनों जुड़ी हुई हैं। तो जब ताइवान क्राइसिस को खुद चाइना ने इंडिया के साथ जोड़ दिया तो इंडिया का तो बोलना बनता ही है, और इंडिया यहाँ पे बोल भी रहा है। लेट्स सी यहाँ पे चाइना के पलट के जवाब देता है। इंडिया ने वन चाइना पॉलिसी को माना है सिंस 1949, लेकिन हमने फिर भी ताइवान के साथ ट्रेड और कल्चरल रिलेशंस रखे हैं। अंटिल 2008 हम इस पॉलिसी को रिट्रेट करते थे, उसके बाद से हमने इसको रिट्रेट करना बंद कर दिया। जब से चाइना ने जम्मू और कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश के लोगों को स्टेपल्ड वीजा देना शुरू किया है, तब से हमने भी वन चाइना प्रिंसिपल को ओवरऑल ओपनली अफर्म करना बंद कर दिया। ये जो महागठबंधन बिहार वाली न्यूज है ये ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। अगली न्यूज, टू बूस्ट सेल्फ रिलायंस, राजनाथ रिलीजेस थर्ड इंडिजनाइजेशन लिस्ट। ये पर्टिकुलर न्यूज जीएस पेपर 2-3 गवर्नमेंट पॉलिसीज और डिफेंस में आपको काम आएगी। देखिए क्या है, डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स बहुत ज्यादा चीजें इंपोर्ट ना करें डिफेंस के फील्ड में, और हम लोग डिफेंस के फील्ड में आत्मनिर्भर हो, सेल्फ रिलायंट हो। इसके लिए डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने 28 अगस्त को थर्ड पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट रिलीज की है। 780 स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट लाइन रिप्लेसमेंट यूनिट्स, सब सिस्टम्स और कंपोनेंट से लेके, देखिए कुछ ऐसे लाइन रिप्लेसमेंट यूनिट्स, कुछ ऐसे सब सिस्टम्स, कुछ ऐसे कंपोनेंट्स जो कि ओवरऑल केवल डोमेस्टिक इंडस्ट्री द्वारा खरीदे जा सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी लिस्ट समय समय पर रिलीज की जाती है हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, जिसके चलते कुछ ऐसे यूनिट्स, कुछ ऐसे सब सिस्टम्स जो कि हम सीधे सीधे खरीदेंगे नहीं, देश के अंदर मैन्युफैक्चर करेंगे। ये एक्चुअली में हमारा टारगेट है। डिफेंस आर्म्ड फोर्सेस के लिए लिस्ट अलग से रिलीज की गई है। ये जो यहां पे तीसरी लिस्ट आई है ये डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के लिए आई है। इससे पहले 2 और पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट आ चुकी है इनसे रिलेटेड। दिसंबर 2021 में आई थी, एक मार्च 2022 में आई थी, जिसमें ऑलरेडी 2500 आइटम्स हैं जो ऑलरेडी इंडिजनाइज हो चुके हैं। इसके साथ साथ कुछ 458 आइटम्स और यहां पे बताए गए जो इंडिजनाइज किए जाएंगे। इन 458 आइटम्स में पहली पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट में 163 आइटम और सेकंड पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट में 4 आइटम्स ऑलरेडी इंडिजनाइज किए जा चुके हैं। तो बेसिकली यहां पे इंडिजनाइजेशन को लेके सरकार बहुत सीरियस है। मेक कैटेगरी ऑफ प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर के अंदर ये प्रोक्योरमेंट्स किए जा रहे हैं, और इन प्रोक्योरमेंट्स में इस बात पे ध्यान रखा जा रहा है कि टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन भी हो, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी हो, जिससे हम आगे आने वाले समय में सेल्फ रिलायंस पा सकें, इन सब चीज़ों को खुद बना सकें। जब ये इंडिजनाइजेशन डेवलपमेंट होगा LRUs का, सब सिस्टम्स का, कंपोनेंट्स का, तो इंपोर्ट डिपेंडेंस DPSUs की घटेगी, इंडिया के अंदर आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, इंडिया के अंदर डिफेंस कंस्ट्रक्शन बढ़ेगा, इंडिया के अंदर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, वगैरह वगैरह चीज़ें यहाँ पे बोली जा रही है। इंडिजनाइजेशन है क्या? इट इज़ द कैपेबिलिटी ऑफ डेवलपिंग एंड प्रोड्यूसिंग एनी डिफेंस इक्विपमेंट्स विद इन द कंट्री फॉर द डुअल पर्पज ऑफ अचीविंग सेल्फ रिलायंस एंड रिड्यूसिंग द बर्डन ऑफ इंपोर्ट्स। मतलब इंपोर्ट भी आप कम कर लो और सेल्फ रिलायंस भी आप पालो, ये टारगेट होता है इंडिजनाइजेशन का। ठीक है भाई, तो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन का एक की ऑब्जेक्टिव है सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। इसमें डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, सब लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। इंडिया आप कह सकते हो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर है। ठीक है, लगभग $130 बिलियन हमारी आर्म्ड फोर्सेस खर्च करेंगे डिफेंस परचेजेस के ऊपर अगले 5 सालों में, ऐसा अनुमान है। फिर अगली न्यूज है, नासा मून रॉकेट ऑन ट्रैक फॉर लॉन्च डिस्पैचिंग हिट्स। जीएस पेपर 3 स्पेस में न्यूज आपको काम आएगी। देखिए क्या है, मंडे को एक क्रूशियल टेस्ट फ्लाइट होना है नासा के नए मून रॉकेट का। पहले लग रहा था कि शायद ये फ्लाइट टेस्ट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि कुछ लाइटनिंग स्ट्राइक्स हुई थी। जो लॉन्च पैड है जहां से ओवरऑल
लॉन्च होना था, वहां पे लाइट गिरी थी, लाइटनिंग गिरी थी, बिजली चमकी थी। तो आप देखो जो 322 फुट 98 मीटर लंबा स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट है, ये बहुत ही पावरफुल रॉकेट है, नासा द्वारा बनाया गया है। जिस लॉन्च पैड से इसको लॉन्च करना है वहां पे लाइटनिंग गिरी थी, तो इस बात का डर था कि लॉन्च होगा कि नहीं होगा, लेकिन अभी के लिए नासा ने बोला है कि लॉन्च होगा। अब ये जो पर्टिकुलरली स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट है ना, इसके अंदर एक एम्प्टी क्रू कैप्सूल है जिसको लूनर ऑर्बिट में उतारा जाएगा। एम्प्टी क्रू कैप्सूल मतलब ये एक डमी कैप्सूल लेके जा रहा है। 2024 में जब अगला लॉन्च होगा तो इस डमी कैप्सूल के अंदर में एक्चुअली में एस्ट्रोनॉट्स होंगे, ठीक है ना। आप कह सकते हो नासा ने अपना एक अपोलो प्रोग्राम भेजा था आज से 50 साल पहले, उसके बाद अब आप देखो उस अपोलो प्रोग्राम में 12 एस्ट्रोनॉट्स गए थे मून पे। अब आप कह सकते हो ये अगला स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट है जिसके थ्रू ये जो नासा है वो मून के सदर्न पोल पे अपने एस्ट्रोनॉट्स को उतारेगा। तो ये जो पहली टेस्ट फ्लाइट है 6 हफ्ते की, नासा बोल रहा है कि अगर ये सक्सेसफुल हो जाती है तो अगली फ्लाइट हम जल्दी ही यहाँ पे लॉन्च कर देंगे और वो रियल एस्ट्रोनॉट्स के साथ लॉन्च होगी। फिर इस पर्टिकुलर स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट के अंदर एक ओरियन कैप्सूल है, उस ओरियन कैप्सूल में 3 डमीज रखे जाएंगे, ओके। और इन 3 डमीज के थ्रू टेस्ट किए जाएगा वाइब्रेशन, एक्सेलरेशन और रेडिएशन। देखिए क्या होता है कि किसी भी स्पेस फ्लाइट के अंदर जब रियल में एस्ट्रोनॉट्स जा रहे होते हैं तो उनकी जान को 3 चीज़ों से बहुत खतरा होता है, एक तो वाइब्रेशन से, दूसरा एक्सेलरेशन से, तीसरा रेडिएशन से, ठीक है ना। तो इस पर्टिकुलर कैप्सूल में 1000 सेंसर्स लगाए गए जो कि इस बात को चेक करेंगे कि जो ओवरऑल एस्ट्रोनॉट्स है उनकी जान को कोई खतरा तो नहीं है। इस पूरे के पूरे आप कह लो प्लान को बोला गया है आर्टेमिस मून एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम। अपोलो गया था, अपोलो की ट्विन सिस्टर का नाम था आर्टेमिस ग्रीक माइथोलॉजी में, तो इसको आर्टेमिस मून एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम बोला जा रहा है। अगर ये आर्टेमिस फ्लाइट सक्सेसफुल हो जाती है तो इसके बाद जो फॉलो फ्लाइट होगी 2024 में, उसमें 4 एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे मून पे, जो कि लैंड हो सकता है 2025 में, और ये लैंड होगा मून के अनएक्सप्लोर्ड साउथ पोल के ऊपर, जहां पे ऐसा बताया जा रहा है कि बर्फ भी हो सकती है। तो लेट्स सी कितना पॉसिबल होने वाला है। इस आर्टेमिस 1 को एक्सप्लोरेशन मिशन 1 भी बोला जा रहा है। पहला प्लान अनक्रूड, जिसमें कोई भी एस्ट्रोनॉट नहीं है, टेस्ट फ्लाइट है ये नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम के अंदर। इसका इवेंचुअल टारगेट क्या है कि मून पे फिर से ह्यूमंस को उतारना, और इसके रिस्पेक्ट में पहली फ्लाइट स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट की और ओरियन स्पेसक्राफ्ट की अभी होने वाली है। इस पहली फ्लाइट के अंदर 10 क्यूबसैट सैटेलाइट्स को डिप्लॉय किया जाएगा, और फिर ओरियन स्पेसक्राफ्ट एक रेट्रोग्रेड ऑर्बिट में आएगा और धीरे धीरे ऑर्बिट से बाहर निकल के अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुसेगा और पैसिफिक ओशन में चला जाएगा। अब आप बोलोगे कि रेट्रोग्रेड ऑर्बिट क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। ये अर्थ है, इसके चारों तरफ मून अगर घूम रहा है, तो मून अगर ऐसे घूम रहा है ना, तो मून के चारों तरफ जो सैटेलाइट घूम रहा होगा वो उल्टी डायरेक्शन में घूम रहा है। तो मून जिस डायरेक्शन में अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है उससे उल्टी डायरेक्शन में मून का सैटेलाइट उसके चारों तरफ घूम रहा होगा। इसको आप बोलते हो रेट्रोग्रेड ऑर्बिट। क्यूबसैट सैटेलाइट क्या होता है? तो ये एक मिनिएचराइज्ड सैटेलाइट होता है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर के क्यूब्स में पाया जाता है। इसका वजन 2 किलो से ज्यादा का नहीं होता। फिर अगली न्यूज, वियतनाम के इनवॉइस ने यहां पे स्टेटमेंट दी है इंडिया चाइना के ऊपर। जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के रिस्पेक्ट में न्यूज इंपॉर्टेंट है। इंडिया और चाइना दोनों कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं वियतनाम के, और वियतनाम यहां पे साइड्स नहीं लेगा, ऐसा वियतनामीज इनवॉय इन इंडिया फार्म सान चाहू ने बोला। एक्चुअली में इनका टेन्योर इंडिया के अंदर खत्म हो चुका है, वापस जा रहे हैं, अब नए वियतनाम के इनवॉय आएंगे। ओवरऑल ये बोल रहे हैं कि वियतनाम और चाइना ने भी अलग अलग जगहों पे एक दूसरे के साथ इंगेज किया, वियतनाम और इंडिया ने भी इंगेज किया। जैसे इंडिया वियतनाम ने एक दूसरे को सपोर्ट किया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एज नॉन परमानेंट मेंबर्स। इंडिया वियतनाम दोनों मिडिल पार्ट बुद्धा पाथ पे चलते हैं। यूरोप में जो क्राइसिस हुई, जो स्टैंड इंडिया ने लिया, लगभग वही स्टैंड यहाँ पे वियतनाम ने भी लिया। फिर वियतनामी शिप इंडिया के अंदर आ रहे हैं। एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज हो रही है मिलान, जिसमें इंडिया वियतनाम एक दूसरे के साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पहली बार वियतनाम की हिस्ट्री में वियतनाम में 45 ऑफिसर्स इंडिया के अंदर भेजे यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस की ट्रेनिंग लेने के लिए। तो इंडिया और वियतनाम के अंदर बीच में एक डीप स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, और ऐसा ही एक स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट वियतनाम और चाइना के बीच में भी है। जो ऑफिसर्स वियतनाम की तरफ से इंडिया के अंदर आए ट्रेनिंग लेने के लिए, वो बाद में साउथ सूडान में स्टेशन किए जाएंगे। फिर साउथ चाइना सी को लेके वियतनाम यहाँ पे क्या बोल रहा है? वियतनाम बोल रहा है कि भाई हम सारी कंट्रीज के साथ फ्रेंडली रहते हैं, हम किसी भी कंट्रीज के साथ दुश्मनी नहीं लेते, हम 4 नो के सिद्धांत को फॉलो करते हैं। अभी ये वियतनाम का 4 नो का सिद्धांत क्या? पहला, नॉट टू ज्वाइन एनी मिलिट्री अलायंस, हम किसी मिलिट्री अलायंस को ज्वाइन नहीं करेंगे। दूसरा, नॉट टू गो विद वन कंट्री टू फाइट अनदर कंट्री, किसी एक कंट्री के साथ मिलकर दूसरे से लड़ने लगो, हम ये नहीं करेंगे। तीसरा, नॉट टू अलाउ लैंड टू बी यूज्ड बाय अनदर कंट्री,
और चौथा नॉट टू यूज फोर्स। तो ये 4 प्रिंसिपल्स को वियतनाम फॉलो करता है। ये चाइना के साथ भी फॉलो करते हैं, ये इंडिया के साथ भी फॉलो करते हैं। इंडिया के साथ भी इनके रिलेशन स्ट्रेटजिक हैं, चाइना के साथ भी इनके रिलेशंस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजिक हैं। चाइना तो इनका मेजर पार्टनर है, बिल्कुल ही बगल में है, ठीक है। तो हम कोई जीरो सम गेम नहीं खेलते हैं, हम कोई साइड नहीं लेते, हम तो पीस की तरफ है, शांति की तरफ है। तो बेसिकली इंडिया चाइना की राइवलरी में वियतनाम ने अपने आप को न्यूट्रल कर लिया, बोलिए भैया हम तो है ही नहीं, हम साइड है, ठीक है। इंडिया से मदद की रिस्पेक्ट में बात की जाए तो $100 मिलियन डिफेंस लाइन ऑफ क्रेडिट एक्सटेंड किए इंडिया ने। 12 हाई स्पीड बोट्स इस लाइन ऑफ क्रेडिट को इस्तेमाल करके वियतनाम इंडिया से खरीदेगा। फिर एक $500 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट का डिस्कशंस ऑलरेडी इंडिया और वियतनाम के बीच में और चालू है। सबसे इंपॉर्टेंट फैसिलिटी यहाँ पे वियतनाम के हिसाब से ये है कि इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स वियतनाम की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के ऑफिसर को ट्रेनिंग दे रही है। चेंजिंग जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस में ये बोलना है कि भाई देखिए टर्बुलेंस बहुत ज़्यादा है, तो बेटर ये रहेगा कि हम फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करें, वायलेंस का इस्तेमाल ना करें, पीसफुल सेटलमेंट करें डिस्प्यूट्स का, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को रिस्पेक्ट करें, वगैरह वगैरह बातें वियतनाम यहाँ पे कर रहा है। वियतनाम का लैंड बॉर्डर कौन कौन सी कंट्रीज के साथ लगता है? तो चाइना के साथ लगता नजर आ रहा है, लाओस के साथ लगता हुआ नजर आ रहा है, कंबोडिया के साथ लगता हुआ नजर आ रहा है। वाटर बॉडी साउथ चाइना सी और गल्फ ऑफ थाईलैंड के बगल में आपको वियतनाम नजर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे करंट अफेयर्स का डिस्कशन में खत्म करता हूँ। करंट अफेयर्स उतने इंपॉर्टेंट आर्टिकल ज्यादा थे नहीं। डेली हिंदू एडिटोरियल में कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, इनको हम लोग थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। और सबसे पहला आर्टिकल है सीजेआई, एक्स सीजेआई एनवी रमन्ना साहब की परफॉर्मेंस को लेके। अ पब्लिक जज विद एन अनसर्टेन लेगेसी। अनूप सुरेंद्र नाथ साहब ने इस आर्टिकल को लिखा है, प्रोफेसर ऑफ लॉ है ये, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली में। रिसर्च असिस्टेंट RN गुप्ता साहब ने दिया। तो जस्टिस नुथलपति वेंकट रमन 48वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और दूसरे चीफ जस्टिस जो कि आंध्र प्रदेश से चीफ जस्टिस बने। इससे पहले आंध्र प्रदेश से चीफ जस्टिस बने थे जस्टिस के सुब्बा राव 1966-67 में, ठीक है। ये जो NV रमन्ना साहब थे, इनकी जो जर्नी हुई थी एज अ हाई कोर्ट जज, वो शुरुआत हुई थी जून 2000 में। जून 2000 में भारतीय जनता पार्टी लेड नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ने ओवरऑल इनको हाई कोर्ट में जज बनाया था, ऐसा ऑथर यहाँ पे लिख रहा है। और फरवरी 2014 में अगर आप देखो तो NV रमन्ना साहब अपॉइंट हुए कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट में। ये अपॉइंटमेंट कांग्रेस की सरकार ने किया था। तो कांग्रेस की सरकार का बिल्कुल एंड टाइम था, उस समय पे जो भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपॉइंट किए थे कांग्रेस ने, वो उसमें एक NV रमन्ना साहब भी थे, ठीक है। तो सबसे खास बात यहाँ पे ये है कि NV रमन्ना साहब ने एज अ हाई कोर्ट जज जो टेन्योर शुरू किया था वो बीजेपी के कहने पे किया था, और उसमें थोड़ी कंट्रोवर्सी है, वो आगे मैं आपको बताता हूँ। सीजीआई का जो टेन्योर है NV रमन्ना साहब का, वो 1 साल 124 दिनों का, काफी बड़ा टेन्योर है। ज्यादातर सीजीआई का इतना बड़ा टेन्योर होता नहीं है। शुरुआत में जब इन्होंने शुरू किया तो कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज को उठाया, ऐसा बोला गया कि भाई इंपॉर्टेंट इश्यूज को सुना जाएगा, उनके ऊपर एडजुडिकेशन होगा, इस टेन्योर में बहुत कुछ होगा, सरकार के अगेंस्ट एक लड़ाई होगी, क्योंकि एग्जीक्यूटिव बहुत ज्यादा ताकतवर था, प्रेजेंट बीजेपी सरकार को बहुत ज्यादा ताकतवर समझा जा रहा था। तो एक ही प्लेयर है इंडिया के अंदर जो एग्जीक्यूटिव को बहुत तगड़े से टक्कर दे सकता है, एग्जीक्यूटिव चाहे कितना भी ताकतवर हो, और वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के हेड थे NV रमन्ना साहब। अब ओवरऑल जब NV रमन्ना साहब का यहाँ पे फेयरवेल हो रहा था तो एक बड़ी ही अजीब सी बात उठाई गई। ऑथर ये बोल रहा था, NV रमन्ना साहब ने यहाँ पे अपोलोजाइज किया, माफी मांगी कि वो इस बात के ऊपर ध्यान नहीं दे पाए कि सुप्रीम कोर्ट का रोस्टर कैसे निकलेगा, लिस्टिंग एंड पोस्टिंग ऑफ केसेस कैसे होगा। मतलब NV रमन्ना साहब जाते जाते इस चीज के ऊपर अपोलोजाइज कर रहे हैं, माफी मांग रहे हैं। तो थोड़ा अलग था कि एक आउटगोइंग सीजीआई ओपनली अपोलोजाइज कर रहा हो लिस्टिंग और पोस्टिंग ऑफ केसेस को लेकर। और सबसे खास बात यह कि जो नए सीजीआई बनने वाले हैं, केवल 2 महीने से थोड़ा ही ज्यादा अकेले, जस्टिस UU ललित साहब, वो कॉन्ट्रास्ट में ये बोल रहे हैं कि भाई मैं लिस्टिंग और पोस्टिंग ऑफ केसेस पे बहुत ज्यादा ध्यान दूंगा, मैं करेक्शन कोर्स लेके आऊंगा जिसके चलते कौन से केस को किस प्रकार से लिस्ट करना है, इसके ऊपर एक प्रॉपर स्टैंडर्ड गाइडलाइंस इशू की जाएंगी। तो ये ओवरऑल एक थोड़ा अलग, आप कह सकते हो अलग प्रकार का स्टेटमेंट यहां पे देखने को मिला, ठीक है। अब जस्टिस रमन्ना साहब ने एक्चुअली में ग्राउंड लेवल पे किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट की फंक्शनिंग को देखा, तो ऑथर ये बोल रहा है कि देखिए जो एलोकेशन प्रोसेस होता है ना केसेस का,
ये सामने से एक बाहर वाले पर्सन को लगेगा कि यार कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन जो लीगल न्यूज को फॉलो करता है, जो एक्चुअली में ग्राउंड लेवल पे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की फंक्शनिंग को देखता है, उसको पता है कि इस प्रकार के एलोकेशंस, केसेस के एलोकेशंस कितने इंपॉर्टेंट होते हैं ग्राउंड लेवल पे, इनका क्या मतलब होता है। प्लस इससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे दीपक मिश्रा साहब, रंजन गोगोई साहब, ऐसे बोबड़े साहब, उस समय पे भी थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी। तो इस कंटेक्स्ट में जब सीजीआई के टेन्योर की बात शुरू हुई यहाँ पे एनवी रमन्ना साहब की, तो 2021 में कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे को लेकर सीजी रमन्ना साहब ने बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए, जैसे अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अंदर बेल देना, डाउरी डेथ लॉ के रिस्पेक्ट में गैप्स को फिक्स करना, सिद्दीकी कप्पन को मेडिकल असिस्टेंस देना, ओवरऑल डिसेंट इन डेमोक्रेसी के रिस्पेक्ट पे अपनी स्पीच, क्रिटिसिज्म पे स्पीच। तो कुछ ऐसी चीजें शुरुआत में एनवी रमन्ना साहब ने करी जिससे डेफिनेटली एक होप उठ के आई कि हाँ भाई टिरैनी के अगेंस्ट, अब ये ऑथर अभी की प्रेजेंट सरकार एग्जीक्यूटिव को टिरैनी बोल रहा है, ठीक है ना, ठीक है, उनका अपना अपना सबका एक पॉलिटिकल व्यू पॉइंट होता है। बहुत सारे लोगों के लिए बीजेपी की सरकार बहुत अच्छी है, बहुत सारे लोगों के लिए बीजेपी की सरकार बिल्कुल टिरैनी है, एकदम सही नहीं करती, वो तो आपके पॉलिटिकल व्यू पॉइंट पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे ऑथर का पॉलिटिकल व्यू पॉइंट बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, केंद्र की सरकार के अगेंस्ट है, और ओवरऑल इनडायरेक्टली ये बोल रहे हैं कि एनवी रमन्ना साहब ने केंद्र की सरकार के अगेंस्ट ज्यादा कुछ किया नहीं यहाँ पे, ठीक है। फिर एक पॉजिटिव चीज जो एनवी रमन्ना साहब ने की ऑथर के हिसाब से वो ये थी कि जो बेनामी ट्रांजैक्शंस प्रोहिबिशन एक्ट के कुछ प्रोविजंस को स्ट्राइक डाउन किया एनवी रमन्ना साहब ने, लेकिन कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस के ऊपर अपनी प्रॉपर राय नहीं दी। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर एनवी रमन्ना साहब ने कुछ नहीं किया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर एनवी रमन्ना साहब ने कुछ नहीं किया, आर्टिकल 370 के बैन को लेकर एनवी रमन्ना साहब ने कुछ नहीं किया, हिजाब बैन को लेके नहीं किया, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को जो रिजर्वेशन दिया गया इसको लेके नहीं किया गया, आधार एक्ट में जो अमेंडमेंट्स किए गए तो उसको लेके कोई एक्शन नहीं लिया। तो ऑथर ये बोल रहा है कि इन सब केसेस को लिस्ट करके इसके ऊपर बहस करनी चाहिए थी, एक एक्शन लेना चाहिए था, बट ऐसा कोई एक्शन लिया। तो इससे एनवी रमन्ना साहब के एक्शंस के ऊपर एक क्वेश्चन उठा रहा है ऑथर कि ये बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल मुद्दे थे और इन मुद्दों के ऊपर एनवी रमन्ना साहब ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। फिर बात की जा रही है यहाँ पे पेगासस की एग्जीक्यूटिव कमेटी की रिपोर्ट आई अभी। अब उस रिपोर्ट के कुछ प्रोविजंस को पब्लिक किया गया है, कुछ प्रोविजंस को प्रॉपर तरीके से पब्लिक नहीं किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट की फंक्शनिंग में सीक्रेसी और ओपेकनेस की यहाँ पे बात की जा रही है। फिर अपने टेन्योर के कुछ आखिरी दिनों में सीजे एनवी रमन्ना साहब ने फ्रीबीज के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया है। तो एक लिमिट से ज्यादा फ्रीबी के ऊपर फोकस करना क्या सही है? ओवरऑल यहाँ पे एक पॉलिटिकल कलर मिला है चीजों को। ओवरऑल फ्रीबी के ऊपर डिस्कस करके और मोदी जी ने और कुछ और केंद्र की सरकार के रिप्रेजेंटेटिव्स ने बोला कि राज्य की सरकारें अनसस्टेनेबल तरीके से फ्रीबीज बांट रही हैं। निर्मला सीतारमन जी और अरविंद केजरीवाल के बीच में जो वर्बल स्पैट हो रही थी वो सब आपने सुनी है। तो इस कंटेक्स्ट में देश के सीजीआई का और सुप्रीम कोर्ट का फ्रीबी के मुद्दे को एक लिमिट से ज्यादा उठाना, ये इस बात के ऊपर एक्शन लेके जाता है कि भाई फ्रीबी के मुद्दे को आप क्यों उठा रहे हो जब आप इन योर जुडिशियल कैपेसिटी कॉम्पिटेंट नहीं हो इस चीज को देखने के लिए। तो इस चीज के ऊपर भी यहाँ पे बातचीत हुई है। फिर सीजे रमन्ना साहब ने कुछ अच्छी बात भी की, जैसे कि इंटरनेट रिस्ट्रिक्शंस को कश्मीर में खत्म करना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऑफिस को राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंदर लेके आना है। इन सब चीजों पे पॉजिटिव तरीके से भी काम किया है। मेंटल इलनेस के रिस्पेक्ट में कुछ आप कह लो प्रोग्रेसिव डिसीजंस दिए हैं सीजे रमन्ना साहब ने। और कुछ अच्छी बात इन्होंने क्या की है कि कॉलेजियम रिकमेंडेशंस के ऊपर 22 महीनों का डेडलॉक था। जब सीजीआई एनवी रमन्ना अपनी कुर्सी के ऊपर आए तब जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स में बहुत डिले हो रहा था। सुप्रीम कोर्ट में 11 जजेस का अपॉइंटमेंट हुआ, हाई कोर्ट्स में 200 जजेस का अपॉइंटमेंट हुआ, और अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि पिछले 22 महीनों से डेडलॉक लगा हुआ था, अपॉइंटमेंट हो ही नहीं रहा था। केंद्र की सरकार के ऊपर प्रेशर डाल के 11 सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करवाया और हाई कोर्ट के 200 जजेस को अपॉइंट करवाया। यह आसान नहीं है, दिस इज नॉट एन ईजी थिंग टू डू। बट इसके बाद कुछ ओवरऑल पार्टीजन इल्जाम भी लगे एनवी रमन्ना साहब के ऊपर, जैसे कि जस्टिस अकील कुरैशी को सुप्रीम कोर्ट का जज बनना चाहिए था उनकी सीनियरिटी, परफॉर्मेंस और रेपुटेशन के आधार पर, लेकिन वो नहीं बन पाए। तो यहां पे एनवी रमन्ना साहब ने प्रॉपर रोल नहीं प्ले किया, ये ऑथर बोल रहा है। फिर जस्टिस संजीव बनर्जी को चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास हाई कोर्ट, जहां पे 75 जजेस हैं, इससे ट्रांसफर करके मेघालय हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया गया। केवल 4 जजेस है, जहां पे ये अपने आप में एक बड़ा ही कंट्रोवर्शियल अपॉइंटमेंट था जिसके लिए ओवरऑल सीजे रमन्ना साहब को क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा था, और यहां पे ऑथर फिर से क्रिटिसिज्म दे रहा है। फिर भाई ओवरऑल
Government resistance to appoint Nagendra Ramchandra Naik and Aditya Sondhi as the judges of Karnataka High Court and Saurabh Kirpal as Delhi High Court. तो बेसिकली ये कुछ ऐसे जजेस हैं जिनको केंद्र की सरकार ने बोला कि यहाँ अपॉइंट मत करो, तो यहाँ पे ओवरऑल एनवी रमन्ना साहब ने फोर्स करके इनको अपॉइंट नहीं करवाया। इस बात को लेके एनवी रमन्ना साहब को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ऑथर तारीफ भी कर रहा है कि भाई 200 जजेस को अपॉइंट करवा दिया हाई कोर्ट में, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। फिर एक और चीज बताई जा रही, जस्टिस रमन्ना साहब आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में जज बने थे जून 2000 में। उस समय पे एडिशनल एडवोकेट जनरल थे चंद्रबाबू नायडू की सरकार में, और उस समय पे यूनियन लॉ मिनिस्टर थे राम जेठमलानी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में। अब ऐसा बताया गया, अभी 2013 में केस डिस्कशन में बताया गया कि कॉलेजियम सिस्टम ने एनवी रमन्ना साहब के सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंटमेंट को रिजेक्ट किया था, लेकिन जो सरकार थी, सरकार के प्रेशर के चलते यहां पे एनवी रमन्ना साहब को अपॉइंट किया गया एज अ सुप्रीम कोर्ट जज। एक तो यहां पे ये आउट किया है। दूसरा, एक और कंट्रोवर्सी में रहे एनवी रमन्ना साहब, इनकी डॉटर्स ने आंध्र प्रदेश के अमरावती कैपिटल रीजन में कुछ जमीन थोड़े कम दामों में खरीदी है। तो इस बात को लेके आंध्र प्रदेश की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भी काफी कह लीजिए फेमस रहे हैं एनवी रमन्ना साहब। चंद्रबाबू नायडू जी के काफी क्लोज बताए जाते हैं एनवी रमन्ना साहब। इनफैक्ट मीडिया ने ओवरऑल जब कवरेज करनी शुरू की एनवी रमन्ना साहब की जो डॉटर की लैंड डील को लेके, तब आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने मीडिया को एक गैग ऑर्डर इशू किया कि ये फालतू की रिपोर्टिंग यहां पे मत करो। वाईएस जगनमोहन रेड्डी में रिटन में कंप्लेन की थी जस्टिस एनवी रमन्ना की करप्शन की और पुराने चीफ मिनिस्टर के साथ कोल्यूजन की। उसके बाद में एक इन हाउस इंक्वायरी भी हुई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और एनवी रमन्ना को डिस्चार्ज ऑफ ऑल चार्जेस किया गया था और बोला था कि जो कंप्लेन है एनवी रमन्ना के अगेंस्ट ये बेबुनियाद है, और इंक्वायरी रिपोर्ट के जो डिटेल्स हैं उनको सीक्रेट रखा गया था, वो आज तक पब्लिक में रिलीज नहीं किए गए हैं। तो एक ऐसे समय पे जब खुद एनवी रमन्ना के ऊपर करप्शन के चार्जेस लगाए गए एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर के द्वारा, उस समय पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के अगेंस्ट जो करप्शन केसेस चल रहे थे उसमें एज एन एडजुडिकेटर एनवी रमन्ना साहब काम कर रहे थे। तो ये एक डिस्प्यूटेबल फैक्ट बताया गया यहाँ पे ऑथर के द्वारा। तो ये सब चीजें हैं ओवरऑल। अच्छा, एनवी रमन्ना साहब पब्लिक इमेज में ठीक ठाक रहे, जैसे फॉर एग्जांपल जब ये सीजीआई बने थे तो दिसंबर 2021 में एक बुलक कार्ट के ऊपर बैठ के अपने विलेज गए थे, ये कृष्णा डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में। तो पब्लिक इमेज में ठीक ठाक रहे, अच्छा रहे। लेकिन जितना पब्लिक इमेज में इन्होंने अपनी अच्छी इमेज बनाई, उतना जुडिशरी इन हाउस ये अपनी इमेज नहीं अच्छी बना पाए, ऐसा ऑथर यहाँ पे बोलने की कोशिश कर रहा है। ऑथर कौन है? तो भैया ऑथर यहाँ पे एक डिस्टिंग्विश्ड स्कॉलर हैं, अनूप सुरेंद्र नाथ साहब के ये व्यू पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हैं। काफ़ी मैं बता दूं डिटेल्ड तरीके से इन व्यू पॉइंट्स के ऊपर थीसिस हुई है। तो नो डाउट बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो कि पिछले 1-1.5 साल में हुए, जिसका एक प्रकार का रिवीजन हो गया। अगर आप 1 साल से मेरी वीडियोस को सुन रहे हो तो समय समय पे मैंने इन सारे टॉपिक्स को आपके साथ बातचीत की। चलिए अगले आर्टिकल को प्राजक्ता खारे और प्राची गुप्ता जी ने लिखा है। टाइटल है जापान कॉन्टिन्यूइंग स्ट्रगल विद जेंडर पैरिटी। यहां पे जापान के अंदर क्या एक्चुअली में वुमेन एम्पावरमेंट हो रहा है, इसके रिस्पेक्ट में बात की गई है और काफी अच्छे व्यू पॉइंट्स यहां पे दिए गए। जापान की बात की जाए तो सबसे कम बर्थ 2021 में जापान में देखने को मिली, केवल 8,10,000 बच्चे पैदा हुए हैं जापान के अंदर। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट आती है, जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रिपोर्ट 2022, इसमें डेवलप्ड कंट्रीज में जापान सबसे नीचे नजर आ रहा है। इस पर्टिकुलर आर्टिकल से आपको यह पता चलेगा कि अगर एक कंट्री डेवलप्ड है, पढ़ी लिखी है, इसका मतलब ये नहीं कि वहां पे जेंडर डेवलपमेंट हो रहा होगा, वहां पे जेंडर इक्वालिटी होगा। जेंडर इनइक्वालिटी लैक ऑफ रिसोर्स के साथ साथ जेंडर नॉर्म से भी निकलती है। आप फीमेल जेंडर के बारे में किस प्रकार से सोचते हैं, यह भी यहां पे बहुत मैटर करता है। हम इंडिया को डेवलप्ड कंट्री बनाना चाहते हैं 2047 तक। इस रिस्पेक्ट में हमारे देश की लड़कियां जब तक देश की प्रोग्रेस में भाग नहीं देंगी तब तक इंडिया डेवलप्ड कंट्री नहीं बन सकता है। इस कंटेक्स्ट में हमें जापान से सीखने की जरूरत है, जापान से निगेटिवली सीखने की जरूरत है। जापान में जो हो रहा है वो सही नहीं है, उससे अलग हमें सोचने की जरूरत है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 WEF के फॉरम में 146 कंट्री में जापान की रैंक है 116। G7 में सबसे गंदा परफॉर्मर है जापान। G7 में बाकी कंट्रीज 10 से 27 रैंक में आती है, इटली 63 पे आती है, जापान आता है 116वें नंबर पे। मतलब जापान के अंदर जेंडर पैरिटी के इंडेक्स बिल्कुल हिले हुए हैं। अब ऐसा क्या है कि भाई जापान के अंदर बिल्कुल भी जेंडर इंपावरमेंट नजर नहीं आ रहा स्टैट्स के आधार पर। तो देखिए, अगर आप एजुकेशनल अटेनमेंट की बात करोगे तो लड़के लड़कियां जापान में सेम है। एक 15 साल का जापानी गर्ल और बॉय
एक ओईसीडी कंट्री के एवरेज जापानी एवरेज बॉय और गर्ल से ज़्यादा रैंक करेगा साइंटिफिक और मैथमेटिकल लिटरेसी में। तो एक लड़का लड़की 15 साल का जापान के अंदर ओईसीडी कंट्रीज के लड़का लड़की से ज़्यादा अच्छा है पढ़ाई लिखाई में, ठीक है। ओके, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी जो लेडीज़ की है जापान के अंदर बहुत अच्छी है, परफेक्ट स्कोर है 0.97 का। लेकिन ओवरऑल ये जो जेंडर गैप इंडेक्स में रो रैंक निकल के आ रही है ना जापान में, किस रिजल्ट में आ रही है भाई? वुमेन लीडरशिप रोल्स में नहीं है, पॉलिटिक्स में नहीं है जापान के अंदर। अगर आप बात करो वुमेन इन पार्लियामेंट में, जापान की रैंक 130 आती है। सीनियर ऑफिशियल्स और मैनेजर के लेवल पे है ही नहीं वुमेन जापान के अंदर। जापान की केवल 10% पार्लियामेंट्री सीट्स पे वुमेन है, जबकि G7 कंट्रीज में 30% पार्लियामेंट्री सीट्स पे वुमेन है। जापान में पिछले 50 सालों में कोई भी फीमेल हेड ऑफ द स्टेट नहीं आया है। फिर जापान के अंदर एक्चुअली में सेक्सिज्म को लेके कंट्रोवर्सी सुनती नजर आती है। पार्लियामेंट में, कंपनी के बोर्ड रूम में, लीडिंग इंस्टीट्यूशंस में अक्सर कर सेक्सिस्ट कमेंट दिए जाते हैं लोगों के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल 2021 में जो हेड थे टोक्यो ओलंपिक्स कमेटी के, जो कि पहले प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं जापान के, इनको ग्लोबल बैकलैश मिला। इन्होंने सेक्सिस्ट रिमार्क्स दिए थे वुमेन के बारे में। इन्होंने बोला कि वुमेन जब बोर्ड रूम मीटिंग में आ जाती हैं तो फालतू की बकवास करती हैं, बहुत ज़्यादा बातें करती हैं। फिर कई बार पॉलिटिकल आप कह लो स्पीचेस में वुमेन को बर्थ गिविंग मशीन्स की तरह देखा जाता है। हालांकि ज़्यादातर केसेस में जब भी वुमेन के अगेंस्ट सेक्सिस्ट रिमार्क दिए जाते हैं तो जो भी सेक्सिस्ट रिमार्क दे रहे हैं वो बाद में माफ़ी भी मांगते हैं। बट ओवरऑल ये सेक्सिस्ट रिमार्क अपने आप में दिखाते हैं कि जापान के अंदर जो सेंटीमेंट है ना, वो बहुत ज़्यादा प्रो वुमेन नहीं है, वो प्रो वुमेन राइट्स नहीं है। कहीं ना कहीं वुमेन को वहाँ पे एक कमोडिटी, एक बर्थ गिविंग मशीन की तरह देखा जा रहा है। बाद में डेफिनेटली चूंकि जापान एक प्रोग्रेसिव कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री है, तो जब पब्लिक बैकलैश आता है तो सब माफी मांग लेते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं। बट स्टेटमेंट इन द फर्स्ट गो आ ही क्यों रहे हैं? इतने स्टेटमेंट्स तो इंडिया के अंदर भी नहीं आते। फिर जापान के अंदर जो मेडिकल स्कूल है इसमें जब कुछ साल पहले एग्जाम हुआ तो रिगिंग हुई। कुछ इस प्रकार की रिगिंग हुई एंट्रेंस एग्जामिनेशन में कि 70% कैंडिडेट जो सिलेक्ट हुए वो मेल्स थे। और इस एग्जाम के समय पे बहुत सारे प्रोमिनेंट इंडिविजुअल्स ने ये तक बोल दिया कि यार जापान की मेडिकल स्ट्रीम में लड़कियां आनी नहीं चाहिए, क्योंकि औरतों को बाद में मैरिज और चाइल्ड बियरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखनी पड़ती है, जिसकी वजह से वो अपने काम को ठीक तरीके से कर नहीं पाती। तो जापान एक क्लासिक एग्जाम्पल है जिससे हमको ये पता चलता है कि अगर कंट्री की पर कैपिटा इनकम ज्यादा है, इसका मतलब ये नहीं है कि उस कंट्री में जेंडर इक्वालिटी होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि उसके सोशल और कल्चरल नॉर्म्स में वुमेन एम्पावरमेंट पे ध्यान दिया गया होगा। जापानी सोसाइटी स्ट्रॉन्ग जेंडर नॉर्म्स की बात करती है, लेकिन यहां पे डेफिनेटली वुमेन से कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट किया जाता है। वुमेन को एक कनाई देखा जाता है जो कि एक हाउस के अंदर रहती है, और मैन को एक सैलरी मैन। जैसे फॉर एग्जांपल नौकरी करने वालों को क्या बोला जाता है जापान में? सैलरी मैन। ये अपने आप में एक जेंडर टर्म है जो जिसमें मैन आ गया। अरे सैलरी तो वुमेन को भी मिल सकती है ना, काम तो वुमेन भी कर सकती है, लेकिन नहीं। जापान के अंदर ओवरऑल काम करने वाले इंडिविजुअल को कैसे देखा जाता है? एक आदमी से कंपेयर किया जाता है जो वीकेंड्स पे एक्स्ट्रा काम कर रहा है अपना घर चलाने के लिए, और वुमेन को क्या समझा जा रहा है? प्राइमरी केयर गिवर्स। तो इस कंटेक्स्ट में जो मैरिड वुमेन है उनको एक ना एक समय के बाद अपनी लाइफ में अपने कैरियर को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। इसलिए जो एंटरप्राइजिंग वुमेन है ना, वो ओवरऑल शादियां कर ही नहीं रही है, ठीक है ना। बहुत सारी वुमेन अगर आप देखो तो पार्ट टाइम जॉब्स में एम्प्लॉयड जो मैरिड वुमेन है, सेक्रेटरी और असिस्टेंट वगैरह बनी हुई है। फिर वो जब माँ वगैरह बन जाती तो उनके जो कैरियर ऑप्शंस है वो और लिमिट हो जाते हैं। मैं जापान की एक और खास बताता हूं। जापान वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रेस्ड नेशंस है दोस्तों। वहां पे सुसाइड्स बहुत ज्यादा होते हैं। वहां की वर्क फोर्स के ऊपर जो वर्क प्रेशर है वो बहुत इंटेंस है। जब आप यूरोप में जाओगे ना, मान लो आप लग्जमबर्ग जैसी कंट्रीज में चले जाओ, वहां पे जो वर्क फोर्स है वो किस प्रकार से काम करती है कि यार सुबह 10 बजे ऑफिस गए, शाम को 5 बजे छुट्टी हो गई, 5 साढ़े 5 बजे वो अपना ऑफिस छोड़ देते हैं। फिर घर पे जाके पूल वगैरह खेलेंगे, टीटी खेलने चले जाएंगे, सोशल गैदरिंग करेंगे। तो क्या है कि अपनी लाइफ भी जीनी है, नौकरी भी करनी, नौकरी के लिए मरेंगे नहीं। लेकिन जब जापान में नौकरी करने वाले जो लोग हैं ना भाई, वो लिटरली मर मर के काम कर रहे हैं, घंटों घंटों 12 घंटे एकदम गधे की तरह लगे रहते हैं। वर्क लोड, वर्क प्रेशर जापान के एम्प्लॉयज के ऊपर बहुत ज्यादा है। और इतने इंटेंस वर्क प्रेशर में वो औरतें जो शादी कर लेती हैं, जो बच्चे वगैरह पैदा करती हैं, उनके कैरियर ऑप्शंस बहुत हद तक लिमिटेड हो जाते हैं। लीडर्स की कैटेगरी में वुमेन को परसीव नहीं किया जाता जापान के अंदर। सिर्फ 5% वुमेन है मिडिल और सीनियर मैनेजमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट में जापान में। और जापानीज वुमेन मेन का केवल 57% अर्न करती हैं, जो कि ओईसीडी कंट्रीज में वन ऑफ द वर्स्ट है। इसीलिए आप देखो तो जापान में ऐसी बहुत सी वुमेन है जो शादी करना ही नहीं चाहती हैं। एक शार्प डिक्लाइन मैरिज में देखने को मिला है जापान के अंदर।
जापान के अंदर 1970 से लेकर अब तक मैरिज रेट्स 50% ड्रॉप कर गए। जापान का फर्टिलिटी रेट 1.3 चिल्ड्रन पर वुमेन है 2021 में। बच्चे पैदा कर ही नहीं रही है जापानीज वुमेन। क्यों? क्योंकि उनको पता है बच्चे पैदा कर ली, शादी कर ली तो उनके कैरियर ऑप्शंस लिमिटेड हो जाएंगे। ओवरऑल वो घर की मुर्गी दाल बराबर वाली एक्टिविटी में अपने आप को लेके नहीं आना चाहती। ठीक है, तो इस कंटेक्स्ट में अगर आप देखो तो जो जापान के डेमोग्राफिक्स हैं वो यहां पे बिगड़ रहे हैं। इसीलिए जापान के अंदर लोएस्ट बर्थ रेट देखने को मिला। पिछले साल केवल 8,10,000 बच्चे जापान के अंदर पैदा हुए। तो इसी कंटेक्स्ट में जो पहले के प्राइम मिनिस्टर थे, इससे भूतपूर्व प्राइम मिनिस्टर थे शिंजो एबे साहब, जिनको अभी रिसेंटली गोली मार दी गई, इन्होंने वुमेनोनॉमिक्स पे फोकस किया। वुमेनोनॉमिक्स मतलब फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन को बूस्ट करो, परसेंटेज ऑफ वुमेन इन लीडरशिप पोजीशंस को 2020 तक 30% पे लेके आओ। हालांकि इस गोल को अचीव नहीं कर पाए शिंजो एबे। रीजन बीइंग कि ओवरऑल ये गोल के लिए आपको जापान का सोसाइटल माइंडसेट बदलना पड़ेगा, और सोसाइटल माइंडसेट बदलना कितना मुश्किल होता है ये इंडिया वाले से ज्यादा कोई नहीं जानता। तो अभी के लिए जापान के अंदर लीडरशिप पोजीशंस में वुमेन 30% हो, इसके लिए टारगेट उन्होंने रखा है 2030। अब वो मैच कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे वो एक अलग बात है। इनफैक्ट जापान के सोशल एथोस में एंटी वुमेन पॉलिसीज इस हद तक डोमिनेंट है भी, जापान की लैंड मिनिस्ट्री ने लेक्चरर स्टाफ को अपॉइंट किया कम्युनिटी डेवलपमेंट पे लेक्चर देने के लिए। सारे के सारे मेल्स थे। फिर जब पीछे से बैकलैश आया तो 15 वुमेन्स को यहां पे भी रिक्रूट किया गया। तो जेंडर पैरिटी को लेके जापान के अंदर एक स्ट्रगल जारी है। जापान के अंदर वुमेन की एजुकेशन में इन्वेस्ट किया जाता है, लेकिन बाद में वुमेन इंडिपेंडेंट होकर अपनी नौकरियां कर पाए, इंडिपेंडेंट तरीके से अपने कैरियर पाथ को चुन पाए, यहां पे कहीं ना कहीं जापान पीछे पिछड़ जाता है। फिर अगले आर्टिकल पे आ जाते हैं, पिन कोड @50 ईयर्स। गौतम भट्टाचार्य साहब ने इस पर्टिकुलर आर्टिकल को लिखा है। देखिए, इंडिया ने 6 डिजिट पोस्टल इंडेक्स नंबर लॉन्च किया था 15 अगस्त 1972 को। ये आपको पता है, जैसे मेरा घर में लखनऊ में तो 226022 पिन कोड हो गया। क्या होता है, पिन कोड पोस्टल एड्रेसेस को बहुत एग्रीगेट कर देता है, स्ट्रीमलाइन हो जाता है। जैसे पिन कोड मेंशन है तो पिन कोड के जितने भी ओवरऑल हेडक्वार्टर है वहां पे आपका लेटर पहुंच जाएगा, मेल पहुंच जाएगा। उसके बाद बड़े आराम से वो सेग्रीगेटेड पॉकेट्स में बांटा जा सकता है। तो ये जो पर्टिकुलर पिन कोड था, इसको एक यूनिक आइडेंटिटी की तरह बनाया गया था देश के फिजिकल एड्रेसेस ऑफ द कंट्री को स्ट्रीमलाइन करने के लिए, पोस्ट ऑफिस के डिलीवरी जुरिस्डिक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए। अब पिछले 50 साल में सिस्टम कितना हिट हुआ कितना हिट नहीं हुआ इसको समझते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है इंडिया एक अकेला देश है जिसने पिन कोड को इंप्लीमेंट किया है। जर्मनी ने इंप्लीमेंट किया 1944 में, सिंगापुर ने 1950 में, अर्जेंटीना ने 1958 में, यूएस ने 1963 में, स्विट्जरलैंड में 1964 में, इंडिया ने 1972 में, यूके ने 1974 में, और वेस्ट में आई थी सॉर्टिंग मशीन्स 1960s में। सॉर्टिंग मशीन का काम क्या होता है समझिए, जब भी आप कोई चिट्ठी पोस्ट करते हो उस पर कोई एड्रेस लिखते हो तो उस पर्टिकुलर एड्रेस को सॉर्टिंग मशीन में डाल दिया जाता है। अब वहां पे जो पिन कोड लिखा हुआ है, सॉर्टिंग मशीन उस पिन कोड को आइडेंटिफाई कर लेगी और ऑटोमेटिक बता देगी कि ये पर्टिकुलर जो लेटर है इसको कहां पे जाना है। सिंपल है। लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर चीजें प्रॉब्लमेटिक हुई हैं। क्या है कि बहुत सारे एड्रेसेस में पिन कोड लिखा ही नहीं जाता है। आज की डेट में पिन कोड मैंडेटरी हो गया है। अमेजोन पे और बहुत सी जगहों पे आपको पिन कोड डालना जरूरी है, बट अभी भी आप कह लो गवर्नमेंट ऑफिसेज में, यूटिलिटी सर्विसेज में जब भी लेटर्स वगैरह पोस्ट किए जाते हैं, मेल पोस्ट किए जाते हैं, उसमें पिन कोड को मेंशन नहीं किया जाता है। तो ओवरऑल पिन कोड का मैकेनिज्म हमने बना तो दिया, उसका हमको फायदा तो हुआ, लेकिन उस लेवल पे नहीं हुआ, उस स्केल पे नहीं हुआ जिस स्केल पे हमें होना चाहिए था। क्योंकि यूटिलिटी सर्विसेज पे जो मेल की सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं, इंडिया पोस्ट की सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं, वो पिन कोड को मेंशन ही नहीं करते हैं। ठीक है ना। अब तो क्या है कि कंप्यूटराइज्ड बिलिंग शुरू हो गई, यूटिलिटी सर्विसेज प्रोवाइडेड आ रहे हैं, बैंकों के द्वारा केवाईसी नॉर्म्स लॉन्च कर दिए गए हैं। तो अब बहुत सी जगहों पे यूटिलिटी सर्विसेज में अगर आपने एड्रेस में अपना पिन कोड मेंशन नहीं कर रखा है तो आपका एड्रेस मान्य ही नहीं होगा। लेकिन ये अभी रिसेंटली होना शुरू हुआ है। पिछले कुछ डेकेड्स में पर्सनल मेल में पिन कोड्स को मेंशन करना ऑब्लिगेटरी नहीं था, मैंडेटरी नहीं था। उस चक्कर में पिन कोड के फुल पोटेंशियल को हम लोग यहां पे मीट नहीं कर पाए। अब ओवरऑल पिन कोड को इवॉल्व और चेंज करने की भी बात कर रहा है ऑथर, रिफॉर्म करने की भी बात कर रहा है। पिन कोड से क्या होता है, फिजिकल एड्रेसेस ऑफ पोस्ट ऑफिसेस तक आप पहुंच जाते हो, ग्रुप ऑफ पोस्ट ऑफिसेस। अभी ग्रुप ऑफ पोस्ट ऑफिसेस में भी बहुत सारी नीचे की तरफ बीट्स बटी हुई होती है। इन बीट्स के अंदर एक पोस्टमैन होता है, वो अलग अलग जाके चिट्ठी जगह पे जाके चिट्ठी डाल के आता है।
तो पिन कोड को क्या कुछ इस प्रकार से मॉडिफाई किया जा सकता है कि जो पर्टिकुलर सब बीट है उसका नंबर भी पिन कोड के साथ जोड़ दिया। जैसे मान लो 226022 ये पिन कोड है, या दिल्ली का है 110044, ठीक है ना। अब इस 110044 दिल्ली पिन कोड के अंदर जितनी भी अलग अलग बीट्स आती, इन बीट्स के अलग अलग सब कोड लगा के अगर हम पिन कोड के साथ जोड़ दें तो इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि पिन कोड के अंदर ही एग्जैक्ट पोस्ट ऑफिस हमें रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये पता चल जाएगा कि एक्चुअली में इस पर्टिकुलर लेटर को किस पोस्ट ऑफिस में पहुंचना है, और जब उसको पोस्ट ऑफिस में पहुंचा दिया जाएगा उसके बाद एड्रेस देख के वहां पे जो भी पोस्टमैन होगा वो जाके चिट्ठी डालाएगा। तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल का मूल सार ये है कि पिन कोड को थोड़ा अमेंड करो, थोड़ा इवॉल्व करो। जो एक पर्टिकुलर पोस्ट ऑफिस जुरिडिक्शन के अंदर अलग अलग बीट्स आती हैं, उन बीट्स के भी सब कोड को पिन कोड के साथ जोड़ दो, ताकि एग्जैक्टली पिन कोड के आधार पे ही हम ओवरऑल उस पर्टिकुलर पोस्ट ऑफिस तक पहुंच जाएं। फिर अगला आर्टिकल है सॉप फॉर वोट्स, प्रॉमिसिंग गिफ्ट्स एंड रन अप टू पोस्ट नॉट वेलफेयर इज द रियल फ्रीबी इशू। देखिए क्या है, अभी एक एक्सपर्ट बॉडी बनाने की बात की गई थी फ्रीबी की इशू को लेके। हालांकि एक्सपर्ट बॉडी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाई नहीं गई है। सुप्रीम कोर्ट की 3 जज की बेंच अभी के लिए फ्रीबी के मैटर को देख रही है। इस बेंच को पहले तो लीड कर रहे थे एनवी रमन्ना साहब, अभी एनवी रमन्ना साहब इसको लीड नहीं कर रहे हैं, एनवी रमन्ना साहब रिटायर हो चुके हैं। इस कंटेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी डिसाइड किया है कि सुब्रमण्यम बालाजी वर्सेस तमिलनाडु जजमेंट में जो कुछ भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था वो कुछ हद तक सही था, किस हद तक सही नहीं था, इसको भी यहां पे ओवरऑल पेरूज किया जाएगा। सुब्रमण्यम बालाजी वर्सेस तमिलनाडु के अंदर सुप्रीम कोर्ट की 2 जज बेंच ने यह बोला था कि भाई ओवरऑल डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए ग्राउंड लेवल पे चीजें बांट, जैसे तमिलनाडु में जो टीवी वगैरह बांटे जा रहे थे ये सही है, इसमें सरकार की कोई गलती नहीं है। वेलफेयर स्कीम्स को, सोशियो इकोनॉमिक कंसेशंस को किस प्रकार से लोगों को देना है ये कौन डिसाइड करेगा, राज्य की सरकार डिसाइड करेगी, अनटिल अनलेस वो स्टेट के फाइनेंसेस को बिल्कुल ना हिला के रख दे। आज की डेट में केंद्र की सरकार में मोदी जी होगा और जो बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं वो यही बोल रहे हैं कि फ्रीबी को इस प्रकार से बांटा जा रहा है जो बिल्कुल अनसस्टेनेबल हो रहा है। इस अनसस्टेनेबल तरीके से गवर्नमेंटल रेवेन्यू से आप मतलब इलेक्शन जीत जाओ और एंड में जो आपके फाइनेंसेस वो सस्टेनेबल ना हो, तो वो एक सही तरीका नहीं है। तो गवर्नमेंट की इस मुहिम में सुप्रीम कोर्ट यहां पे इन्वॉल्व हो चुका है। अब फ्रीबी कल्चर को लेके सुप्रीम कोर्ट इस हद तक इंटरफियर किया, इस बात को आज हमने एक एडिटोरियल में डिस्कस भी किया है, जहां पे चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना साहब को क्रिटिसाइज किया जा रहा था कि ये इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं थी कि सीजीआई इसको पर्सनल लेवल पे देख रहा है। बट हाँ, कुछ लोगों के इंपॉर्टेंट बात हो सकती है। क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए आप फ्रीबी बांट सकते हो? और क्या वो फ्रीबी मोबाइल फोन, लैपटॉप और कलर टीवी जैसी चीजें हो सकती? कैश तो देखो आप दे नहीं सकते हो, नियम कानूनों का वॉल्यूशन हो जाएगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में। बट फ्रीबी बांटना क्या सही है अनसस्टेनेबल तरीके से? इस बात को लेके सुप्रीम कोर्ट में मैटर सब जुडिस है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का व्यू पॉइंट माना गया है। आप अपना व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और फाइनली रिसेंटली ऐसा कुछ हुआ है कि एक विसल ग्लोअर है पीटर मुडगो जाटको, ये एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है जिसको ट्विटर ने हायर किया था, जैक डॉर्सी ने हायर किया था, लेकिन पारस अग्रवाल जो कि अभी ट्विटर को लीड कर रहे हैं उन्होंने इनको फायर कर दिया। अब पीटर मुडगो जाटको ने ट्विटर के सिक्योरिटी नॉर्म्स को फ्लाउट, मतलब ये बोला कि ट्विटर के अंदर बहुत सारे सिक्योरिटी नॉर्म्स फ्लाउट किए जा रहे हैं। अब सिक्योरिटी नॉर्म्स को लेकर ट्विटर की बहुत सारी रॉन्ग डूइंग्स को यहां पे पॉइंट आउट कर दिया पीटर जाटको ने। इसके साथ साथ यहां पे इन्होंने ये भी बोल दिया कि भारत सरकार ने अपने कुछ एजेंट्स डिप्लॉय कर रखे हैं ट्विटर के ऑफिस में इंडिया में, और इन एजेंट्स के पास ट्विटर की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है। अब इस बात को लेके भारत सरकार भी कटघरे में आ गया, ट्विटर भी कटघरे में आ गया। ये जो कंप्लेन की है ना पीटर जाटको ने, ये कंप्लेन की है यूएस की फेडरल बॉडी को। तो यूएस का जो फेडरल ट्रेड कमीशन है, मतलब यूएस की जो गवर्नमेंट एजेंसीज है, यूएस की जो कांग्रेशनल कमिटीज है, इनको कंप्लेन की गई है। और कंप्लेन क्या की गई है कि ट्विटर के अंदर सब घपलेबाजी चल रही है, ट्विटर सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज को प्रॉपर तरीके से पॉइंट आउट नहीं कर रहा है, एग्रेगियस डेफिशिएंसीज हैं ट्विटर के मैनेजमेंट में, ठीक है ना, आउटसाइड बेटर वर्ल्ड को प्रॉपर तरीके से ट्विटर की इंटरनल डीलिंग्स का पता नहीं चल रहा है, एलॉन मस्क को भी सही प्रकार से इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड नहीं की गई, इंडिया के गवर्नमेंटल एजेंट्स को भी ट्विटर की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। इस प्रकार की बहुत सारी बातें मिस्टर जाटको ने यहाँ पे यूएस की इंटेलिजेंस एजेंसीज को बोल दी, जिसके चलते ट्विटर तो कटघरे में आ ही गया है, भारत सरकार भी यहाँ पे कटघरे में आ गई है। अब आईटी रूल्स के अंदर जो भारत सरकार के बिहाफ पे एडजुडिकेटर्स अपॉइंट करने की बात की गई थी, क्या इन्हीं को एजेंट बोल रहे हैं जाटको? इस बात को लेके क्लैरिटी ट्विटर को भी देनी चाहिए, केंद्र की सरकार को भी देनी चाहिए, बस यही यहां बताया गया।
थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। लेक्चर में यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए। ध्यान रखिए, पढ़ते लिखते रहिए। गुड बाय।